राणा सांगा पर सपा नेता के बयान से छिड़ा विवाद गहराया, क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। राणा सांगा पर बयान देने के बाद बुधवार 26 मार्च को प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। करनी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उनके घर में घुसने की कोशिश की। उनके आवास पर हुए हंगामे के दौरान पुलिस और करनी सेना के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस तोड़फोड़ के बाद करनी सेना के नेता महिपाल मकराना ने कहा, अभी तो यह एक ट्रेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंहतोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जिसमें हम बहुत लेट हो गए। अगर रामजी लाल सुमन की सदस्यता भंग नहीं की गई, तो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में क्या कहा था, आइए जानते हैं। 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी। जब रामजी लाल सुमन ने इस बहस में हिस्सा लिया तो उन्होंने एक बयान दिया, जिससे ये सारा विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा, ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। वे तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। इससे आगे उन्होंने सवाल उठाए कि बाबर को भारत में कौन लाया था और कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। इसके बाद जब विवाद शुरू हो गया, तब सोमवार को रामजी लाल ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा, शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ था, न किसी वर्ग के खिलाफ था और न ही किसी धर्म के खिलाफ था। हालांकि वह अभी भी अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि वह अपने इस जीवन में तो माफी नहीं मांगे। जहां तक माफी का सवाल है, तो इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लोगों को सही बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए। रामजी लाल सुमन की इस टिप्पणी के बाद तुरंत बीजेपी ने इसकी निंदा करनी शुरू कर दी। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके इस बयान पर अपना विरोध जताया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, उन्होंने भारत को तो गुलाम होने से बचाया ही था, साथ ही भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे दिल वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। रामजी लाल सुमन की इन टिप्पणी के बाद अब कानूनी कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया और कहा, रामजी लाल सुमन ने जो कहा वह इसलिए कहा क्योंकि हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है। बीजेपी के नेता औरंगजेब पर बहस करना चाहते हैं, तो रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का वो पन्ना पलट दिया जहां कुछ ऐसा लिखा था। इसके बाद जब बुधवार को रामजी लाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ हुई, तब भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को इसके लिए घेरा। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमेशा अपने राजनीतिक फायदे और नफरत फैलाने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर हुई घटना निंदनीय है। अखिलेश यादव ने कहा, रामजी लाल सुमन दलित सांसद हैं और उनके पास काफी अनुभव है। उनके आवास पर तब हमला हुआ जब खुद मुख्यमंत्री जिले में थे। इसका मतलब ये हमला यूपी के मुख्यमंत्री की सहमति से हुआ। जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। रामजी लाल सुमन के आवास पर हुई तोड़फोड़ की निंदा समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने भी की। उन्होंने कहा, अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ सड़कों पर बम फट रहे हैं, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समाज और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह का उपद्रव पूरे उत्तर प्रदेश में मचाया जा रहा है, उस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं न कहीं ये सरकार के द्वारा कराई गई हरकत है। रामजी लाल सुमन उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों से 4 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं। इस विवाद में मुख्य किरदार रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पिछले साल राज्यसभा में उनकी नियुक्ति ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला को मजबूती दी थी। उत्तर प्रदेश में दलितों तक पार्टी की पहुंच को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव का यह एक रणनीतिक कदम था। रामजी लाल सुमन का राजनीतिक करियर बहुत लंबा और विविधता भरा रहा है।
उन्होंने पहली बार 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा सीट से संसद तक का रास्ता तय किया था। इसके बाद उन्होंने इस सीट से जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और 1989 में भी यहां से सांसद चुने गए। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया और समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए फिरोजाबाद लोकसभा सीट से 1999 और 2004 में सांसद चुने गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें हाथरस लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में चुनाव लड़ाया था, लेकिन वह जीतने में नाकाम रहे। वह 1990 व 1991 में चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। इसके अलावा पिछले साल उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने के लिए राज्यसभा में एक निजी विधेयक भी पेश किया था। आइए जानते हैं कौन थे राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने खानवा में मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। मेवाड़ के राजपूत शासक रहे संग्राम सिंह को लोकप्रिय तौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। वह राजा रायमल और रानी रतन कंवर के घर पैदा हुए और वे उनके तीसरे बेटे थे। वह 1482 में पैदा हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि हालात को देखते हुए सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्हें अपने बड़े भाइयों कंवर, पृथ्वीराज और जगमल से युद्ध करना पड़ा था। साल 1509 में मेवाड़ की गद्दी को हासिल करने में कामयाब हो गए। जब वह अपने चरम पर थे तब उनका पूरा साम्राज्य पूरे मौजूदा राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी उनका शासन हुआ करता था। राणा सांगा की तारीफ खुद मुगल सम्राट बाबर ने भी की थी, जबकि आमतौर पर उन्हें राजपूतों को एकजुट करने वाले राजा के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने खानवा के मैदान पर बाबर के खिलाफ युद्ध के अलावा कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। हालांकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौरान लोधी साम्राज्य के कुछ इलाकों छापा मारा, जिसमें वह कामयाब भी हुए थे। राजस्थान की 10वीं क्लास की इतिहास की किताब के मुताबिक राणा सांगा ने 1517 में खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसके फौरन बाद सांगा की सेना ने लोदी की सेना को बाड़ी धौलपुर की लड़ाई में भी पराजित किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग के पाठ्यक्रम के मुताबिक इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने को कहा था और राणा सांगा और दौलत खां लोदी के आमंत्रण ने शायद बाबर की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया होगा। राजस्थान की 10वीं क्लास की इतिहास की किताब के मुताबिक राणा सांगा का निधन 30 जनवरी 1528 को दौसा में हुआ था। मंडलगढ़ में उनका एक स्मारक भी मौजूद है।